आरोप लगता है आपके भाइयों पर कि वो एक जिम ट्रेनर से हफ्ता मांगने लगे और नहीं दिया गया तो अभद्रता की। लॉकर में 50,000 रुपए रखे हुए थे, उसे लूट ले गए। जिम में मौजूद उस समय दूसरी महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, तेजाब डालने की भी धमकी दी गई। सही क्या हुआ था? आपके समर्थकों और गनर ने हैलेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज वहां पे एक डॉक्टर को पीट दिया। सरकार आपकी। क्या हाजी इरफान सोलंकी, उनके समर्थक, उनके साथ में काम करने वाले लोग हॉस्टल में घुसे थे उस दिन? बिल्कुल नहीं। एक वीडियो आप मेरा दिखा दीजिए। आपके समर्थक गए थे? एक वीडियो दिखा दीजिए। समर्थक गए? आप नहीं गए? समर्थक एक वीडियो दिखा दीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आप उस वृद्ध को लेकर गए थे, आपने कहा था कि मुझे भी चोटें आई हैं। जी आई। आपने आपसे पूछा गया कि आप चोट कहाँ लगी है? ना आप बैंडेज दिखा सके, ना आप वहाँ पे ना टाका दिखा सके, ना शेव्ड हेड दिखा सके। आपको फोटो दिखा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की यात्रा में इस समय हम कानपुर में हैं। कानपुर में कुछ सीटों पे इक्वेशंस बड़े रोचक हैं और कैंडिडेट्स भी बहुत रोचक हैं। और उनमें से एक सीट है शीशामऊ, जिसके सिटिंग एमएलए और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना कैंडिडेचर पेश कर रहे हैं हाजी इरफान सोलंकी। धन्यवाद आपका। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। चौथे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी भाई। हाँ जी भाई। 7, 12, 17 जी 3 जीते। जी। पिताजी भी थे एमएलए जी। इसी सीट से? जी नहीं, सीट आर नगर थी पहले। कानपुर नगर थी? आर नगर विधानसभा। आर नगर वाली। अच्छा, जो अमिताभ वाजपेयी जिस पे एमएलए हैं। जी। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ये परसिमन में बदली। पहले जो अमिताभ भाई जिस पे विधायक है, वो पहले जनरलगंज होती थी। तो ये 2012 में परसिमन, तो कुछ सीटें हमारा कुछ हिस्सा यहाँ से कट के उसमें गया और कुछ सीधा जैसे जनरलगंज उन्होंने खत्म करके उसको आर नगर में इन्वॉल्व कर दिया। ऐसे ही शीशामऊ पहले समान रिजर्व सीट थी, 2012 में ये समान सीट हुई है। तो 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह हम शीशामऊ से विधायक हैं। उससे पहले जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था 2006 में, तो एक जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें बहन जी की सरकार बनी थी 2007 में। तो उसमें हम आर नगर से विधायक बने थे। मेरे पिताजी 2 बार आर नगर से बाईपोल हुआ था? नहीं, बाईपोल नहीं हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था। जनरल इलेक्शन हुआ था 2007 का, क्योंकि मेरे पिताजी 2006 में इंतकाल हुआ था। जनरल इलेक्शन, जनरल, अच्छा असेंबली इलेक्शन हुआ? जनरल, मुझे लगा जनरल इलेक्शन। नहीं, जनरल असेंबली हुआ था 2007 में, जिसमें बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। तो उसमें हम जीते थे आर नगर से। फिर 2012 में परसिमन बदल गया, लागू हो गया। तो ये शीशामऊ विधानसभा जो थी वो समान सीट हो गई। इससे पहले ये रिजर्व सीट थी, यहाँ पे संजीव दरियाबादी जी थे और तमाम जो रिजर्व उसमें आते थे माननीय विधायक जी, तो उनसे वो सीट फिर रिजर्व में समान में आई। जी चलिए, और पिताजी के साथ ही राजनीति शुरू हुई कि कहानी क्या कुछ और है? नहीं, देखिए पिताजी के साथ तो नहीं राजनीति शुरू हुई। हाँ, पिताजी के साथी बराती रहे, जैसे आपके कैमरेमैन है वो पर्दे के पीछे रहते हैं, हम लोग पर्दे के आगे हैं, तो ऐसे हम लोग भी पर्दे के पीछे रहते थे। बड़े थे, मेरे वालिद की तरह थे। हम सब लोग, मेरे भाई, चाचा और जो भी कार्यकर्ता, वो नीचे खड़े होके एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए। एक्चुअली हम 2003 में शादी हुई मेरी। 2006 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 2 जून को, तो 3 मई को मेरे बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम मुस्तफ़ा है। मेरे पिताजी ने उनका नाम लगाया। खैर, इतनी जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे वालिद बीमार हुए और 1 ही हफ्ते के अंदर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। मर्ज पकड़ में नहीं आया। खैर, मौत तो बहाने ढूंढती है। अल्लाह ताला को उनको बुलाना था, वो अल्लाह ताला के पास चले गए। हम सबको जाना है एक दिन इस दुनिया से, अपने अपना समय पूरा करेंगे और फिर मौत हावी हो जाती है और हमें अपने साथ लेके चली जाती है। फिर 2007 में हमारे यूपी का जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोग जीते और आज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने 96 से 96 में मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने थे आर नगर से। हम लोग 2300 से जीते थे। उस समय जो मौजूदा सांसद हैं कानपुर से, सरदेव पचौरी जी को हम लोगों ने 2300 से हराया था। फिर दूसरा चुनाव हुआ था 2002 में, क्योंकि फिर आपको याद होगा 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड हमला हुआ था, तो उसी दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने तमाम विधायकों को इस्तीफा दिलवा दिया था। और फिर राष्ट्रपति शासन लगे थे जब राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्री थे, तो फिर 6 महीने उत्तर गया और 2002 में चुनाव हुआ। फिर उसमें हम लोग जीते 23,000 वोट से। फिर हमारा वालिद का, फिर हमारी सरकार बन गई, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी 2003 में मुख्यमंत्री बने। 2006 में फिर वालिद का इंतकाल हुआ। 2007 से फिर पहला चुनाव जब 2007 का हुआ, उसमें हम लोग विधायक बने, हमें वोट मिला 36,000।
2007 में। 2012 का चुनाव हुआ, उसमें हमें मिले 56,000 वोट। 2017 का चुनाव हुआ, उसमें हमें मिले लगभग 74,000 वोट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनता के बीच में रहते हैं, जनता का साथ यूजुअली है। आपके जीत का मार्जिन 7-8 हज़ार का ही रहता है, मतलब नहीं नहीं 17 में, नहीं, 17 में इसलिए था कि कांग्रेस लड़ी नहीं थी, कांग्रेस लड़ी नहीं थी और मोदी जी की रहल थी, योगी जी की नहीं थी। हम आपके और आपके दर्शकों को बताते हैं, उस समय योगी जी का तो चेहरा भी नहीं था। वो तो ऊपर वाला कब किसको क्या दे दे, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह करे आप कल बीबीसी और न जाने कौन से चैनल में जाए, ये ऊपर वाला आपको और तरक्की ले जाए। अरे नहीं नहीं खुश है नहीं, भाई। नहीं नहीं, जो भी है वो देखिए, हर आदमी सोचता है, हम भी सोचते हैं कि हम हमारे यूपी के कानपुर के सांसद बन जाए। हालात ऐसे बने, हर आदमी चाहता है कि हम तरक्की करें। तो अब वो उसमें हुआ, मोदी जी की रहर थी, तो उसमें भी मैं बधाई देता हूँ सीसामऊ की जनता को, सेकुलर सोच की जनता को, कि जिन्होंने हमारा साथ उस समय भी पकड़ के रखा। और उस मालिक का एहसान है कि एक लंबे मार्जिन 76,000 वोट पाना मोदी जी के समय में इज इम्पॉसिबल, और हमने उसको पॉसिबल करके दिखाया। अजमेर के रहने वाले हैं मूलतः, पैदाइश जी, अजमेर में हुई? जी, राजस्थान से। जी, आप लोग साहब पूरा फैमिली मुझसे राजस्थान से जी, आप लोग? जी, और आप कह रहे हैं पिताजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पिताजी के बारे में किस्सा बड़ा फेमस है। जी, पिताजी विधायक थे, मुलायम सिंह यादव आए हुए थे एक रैली में, हाँ, और आपके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी जिनका नाम था, जी, जी, वो रैली में गए नहीं थे। हाँ, और रैली के मंच से मुलायम सिंह यादव ने कहा था, कानपुर का चांद नजर नहीं आ रहा है, शहर का चांद कहाँ है भाई? जी, और उसके बाद आपके पापा से मिलने हाँ, घर आए थे। घर आए थे। जी, सही घटना है? देखिए ऐसा है कि आप अगर अपने नेता के लिए, हाँ। अपने लीडरशिप, जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश जी, अगर आप उनके लिए रॉयल हैं और उनको लगता है हाँ ये आदमी मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए जान दे रहा है अपने क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र की वजह से और जगह हमारा नाम हो रहा है, तो वो आपको जो लीडर अप्रिशिएट करते हैं। अब जैसे ही ऐसे एक उदाहरण और है, मेरे पिताजी का जब निधन हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी अगले दिन आए और उन्होंने ये बात कही कि इस समय जो माहौल था, कि अगर यूपी में कोई बड़ा नेता भी होता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा कहा कि अगर उसका निधन हो जाता तो शायद इतनी भीड़ ना होती जितना बेटा तुम्हारे पिताजी के। ये एक एपिसोड, और आज भी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं, शायद आप भी लोगों से मिलेंगे तो कहेगा कि शायद मोहम्मद रफ़ी साहब जो एक बहुत अच्छे सिंगर थे, अल्लाह ताला उनकी भी मफ़रत अता फरमाए, उनके बाद अगर कोई जनाजा देखने को मिला है तो हमारे मरहूम वालिद का। और यही मुझे अचीव करना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, कि 2006 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, 2 जून का दिन था, जुमे का दिन था, 12:30 बजे, तो मैं जब पहुंचा सरगंगाराम में, उनकी आखिरी सांस ली, तो मुझे ये लगा यार राजनीति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सैतालमाद जस्ट 47, ही वॉज जस्ट 47। और राजनीति में क्योंकि आप लापरवाह हो जाते हैं, हर जगह आपको खाना पीना, उनको शुगर बहुत थी, अब आदमी अब मान रखने के लिए मिठाई खिलाता है, वो ऐसा कल्चर कि सम्मान देने के लिए, बात वो नहीं है कि आपको सम्मान देने के लिए आदमी को दिल भी रखना होता है। खाया हमने, नहीं यार राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी चीज़ है। ये मेरी दिल्ली की सोच थी। अब दिल्ली से उनका जनाजा लेके, पार्थिव शरीर लेके हम कानपुर आए, सुबह 3 बजे तक पहुंच गए। ये 2006 की बात है, उस समय इतने अच्छे रास्ते भी नहीं हुआ करते थे। फिर सुबह 5 बजे हमने उनको गुस्ल दिया, जो हमारे रीति रिवाज है, जिससे जनाजे की तैयारी करी। फिर हमने जब उनके जनाजे को बाहर रखा पब्लिक दर्शन के लिए, और जब लाखों लाख आदमी उनके दर्शन के लिए आया, और वो कंधा जो अर्थी के 4 कंधे होते हैं, तो उसमें हम हमारे पिताजी को चारों तरफ से कंधा भी नहीं दे पाए। तो एहसास हुआ यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, और मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। अगर हमारे मरने के बाद कोई आदमी हमारे लिए रो रहा है तो यकीनन हमने कुछ करके गए, वरना आज आदमी मरता है, कल आदमी भूल जाता है। तो फिर उस दिन हमने ये सोचा कि नहीं, राजनीति में अगर आके लोगों के दिलों पे राज कराए तो लोग ऐसे ही आपको विदाई देते हैं आखिरी समय, कि कहते हैं हाँ मेरा महान आदमी, मेरा महान भाई, मेरा एक ऐसा परिवार का सदस्य। मैंने खुद देखा, ये बीजेपी के आरएसएस के लोग, जो नवीन मार्केट है उनका कार्यालय है वहाँ पे, वहाँ खड़े होके जो एक दिल से रिस्पेक्ट होती है, वो हमारे पिताजी के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होके उन्होंने दुआएं प्रार्थना करी। तो ये लगता है कि हाँ कुछ बोया है और कुछ काटने का मौका है। चलिए, और यहाँ पे जब मैं बातचीत कर रहा था कानपुर में लोगों से, तो कानपुर में तमाम लोग बता रहे हैं कि हाजी इरफान सोलंकी से मिलिएगा तो थोड़ा सा
बच बचा के रहिएगा, बहुत गुस्सैल आदमी हैं, जी ये भी कहते हैं लोग आपके बारे में। और बहुत सारी घटनाओं की फहरिस्त लेकर आते हैं जी जी और फिर बोलते हैं कि पूछ लीजिएगा कि विधान भवन में नमाज के लिए कमरा क्यों चाहिए उनको। जी। तो पहले कौन से सवाल का जवाब दें? नमाज के लिए गुस्से वाला कमरा क्यों दें? चाहिए, बाकी घटनाएं तो धीरे धीरे बात करेंगे नहीं इस सब नहीं, पहले हम गुस्से वाला बताते हैं। देखिए ऐसा है, पे। गुस्से सुनिए आपके- एक सेकंड, गुस्से पे बात कर लेंगे, गुस्से वाली बहुत सारी घटनाएं हैं, गुस्से पे बात कर लेंगे। नमाज पे कमरा बात कर लेंगे, देखिए, सिक्वेंशियली बातचीत होती रहेगी हाँ ना। नहीं, तो नमाज के कमरे की जो बात आपने कही, नमाज रूम और मस्जिद, ये दोनों में बहुत फर्क। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इस सवाल को पूछा। हो सकता है आपके चैनल के द्वारा लोग हमारी बात को समझ पाए। मिसगाइड थे, कंफ्यूज में थे कि एक्चुअली विधायक क्या कह रहा है। धन्यवाद आपका। मस्जिद एक परमानेंट जगह होता है, जैसे एक मंदिर परमानेंट जगह होता है, वहाँ हमेशा बने रहते हैं, कोई भी आदमी कब भी जाए वहाँ जाके कर सकता है। हुआ ऐसा कि जो नमाज रूम, हमें वहाँ पे एक जानमाज या एक चटाई, एक मैच जिसको आप कहते हैं, वो हो, और वहाँ पे हम जाके अगर 2 मिनट के लिए, क्योंकि एक टाइम फिक्स है हमारा, सुबह हमारी 6 बजे एक नमाज होती है, एक 1 बजे होती है, 4-5 बजे होती है, गर्मी सर्दी के हिसाब से टाइम बढ़ता रहता है। तो अगर वो होती, तो अब जैसे हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब अध्यक्ष जी आपका नाम बुलाते हैं, जब आपका क्वेश्चन होता है, नाम बुलाते हैं कि इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी, XYZ जो भी नाम लेते हैं, अगर वो सदस्य उस समय हाउस में मौजूद नहीं है पर्टिकुलर उसी समय टाइम, तो वो क्वेश्चन स्किप करके दूसरे का मौका, ऐसा नहीं वेट होता है कि हाँ भैया भाई 20 मिनट रुक जाओ। तो अगर ये होता, एक जस्ट हैज अ सजेशन, आप भी अपने बॉस को बहुत सारे सजेशन देते हो, पूछते हो, बताते हो, कुछ पसंद आया उन्होंने रख लिया, नहीं पसंद कोई बात नहीं, आपने अपनी ड्यूटी कर ली, तो हमने एक सजेशन दिया। अब वो विधानसभा अध्यक्ष का काम था मानना नहीं मानना। आपने एक सजेशन फ्लोट किया था केवल, बिल्कुल। मतलब वो ऐसे एकदम रेडिकल भाई, डिमांड नहीं थी कि बनना ही चाहिए। नहीं नहीं भाई, देखिए डिमांड एक अलग चीज है। हाँ। भाई हमें मालूम है, हम पत्थर की मूरत से क्या वफा की उम्मीद करेंगे। अच्छा, पत्थर की मूरत से आप क्या वफा की उम्मीद करेंगे भाई। अगर और नमाज रूम, तो भाई हमारा हाउस, एक तो पहली बात तो इन्होंने, आप पूरा इतिहास देख लेंगे तो 5 साल में, अब तक 5 साल में जितनी विधानसभा के हाउस यानी सदन होना चाहिए, सबसे कम योगी जी ने हाउस चलाए। वो तो बुलाते ही नहीं थे हाउस, वो तो संविधान है कि इतना कम से कम 6 महीने में एक बार तो आपको हाउस बुलाना ही बुलाना है, जो हमारे संविधान हमारा अधिकार है। तो इसमें बाउंड होके वो 2 दिन 3 दिन के लिए बुला लेते थे। तो ये एक बात थी भाई। देखिए ऐसा है कि आप भी कभी कभी अपने ऑफिस जाते हैं, या आपके कैमरे मैन है, या आपके मेरा भी ड्राइवर है, कभी मुझे राय दे देते, तो क्या उसका अधिकार नहीं है? तो मेरा अधिकार नहीं, क्या मैं MLA नहीं हूँ, क्या मैं सदस्य नहीं हूँ हमारी विधानसभा का? और इसी सब में कुछ लोग कहते हैं कि हाजी इरफान सोलंकी मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कानपुर में शीशामऊ जो विधानसभा है उनकी, उसमें एक बहुत बड़ा चंक मुस्लिम समुदाय का है, लगभग 40% के आसपास है कहते हैं। और कहते हैं या आपको मालूम है? आप बताइए। नहीं, 2 सवाल हो गए ना, कहते हैं तो मेरे पास, देखिए मेरे पास जो मुझे रिसर्च मिली है वो मुझे 40% का दावा करती है। लोग कहते हैं। देखिए आपको बता दें ये शीशामऊ की, पहले वो बता दे क्या है समीकरण, बता देना। वही बता रहे हैं। शीशामऊ विधानसभा 2,80,000 लगभग मतदाता है, टोटल वोट जी, टोटल वोट मतदाता है, जिसमें 80,000 मुसलमान है, 80,000 मुसलमान है, 2 लाख हिंदू भाई है। ठीक है, तो कितने % होगा? चलिए ठीक है, आपकी बात मान गए हम जी। 50% से थोड़ा सा कम। 50%? 50% से कम बोल रहा हूँ मैं। 2,40,000 मतदाता है। 2,80,000? 2,80,000 मतदाता जी, और उसमें से 80,000 मुसलमान। 80,000 मुसलमान, ठीक है। 2 लाख 50% कितना हुआ? ठीक है, मैं 2 लाख उसके कैलकुलेशन में थोड़ा उलझ गया था। चलिए, तो आपके हिसाब से 40% नहीं है, 33% के आसपास है। और लेकिन आप पर आरोप है कि आप मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी भाई, देखिए मुस्लिम परस्त राजनीति अगर कर रहे होते तो ये जो हमारी विधानसभा की जनता है, मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगा अपनी बात कहने से पहले। एक कहावत आपने सुनी होगी, उल्लू सीधा हो गया, सुनी होगी, पर आदमी आज मेरा उल्लू सीधा हो गया, मेरा काम बन गया। तो ये बीजेपी वालों ने मोदी जी को जब लाए, तो 2000 इससे पहले चुनाव हुआ, 2 इनके जो बैक टू बैक चुनाव हुए हैं, हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जनता को पहले बताया कि हमारा 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर इस बार उन्होंने फिर ये कहा। तो हम अगर जनता से झूठ बोलते, हिंदू भाइयों को बहकाते, आपने कहा ना मुस्लिम परस्त, तो आपका इसका मतलब हमने दूसरी कौम को धोखा दिया।
अगर एक के साथ आ रहे हैं तो दूसरे के साथ मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आप मुस्लिम परस पॉलिटिक्स है, मैं ये नहीं कहा कि आप दूसरी कौम को धोखा दिया। नहीं, आप मैंने भाई ये नहीं आपने कहा नहीं, पर मतलब तो यही है। अगर नहीं, हम मगर ऐसा मतलब निकला तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा मतलब भी वो नहीं था। हाँ नहीं, माफी ना मांगे भाई। देखिए, हम अगर मुस्लिम परस्त होंगे तो लाजमी हम हिंदू भाइयों का काम नहीं करते होंगे, मेरी प्योरती मुसलमान भाई होंगे, तो वो ये बात छुपेगी नहीं। आपकी एक्टिविटी, अब तो आप हाईटेक जमाने में हैं, आप कुछ भी करेंगे, आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, उससे पहले चीज वायरल हो जाएगी, उससे पहले चीज वायरल हो जाएगी कि यार विधायक जी ने ये कहा है। तो अगर हम ये होते तो आज 25 साल से देश के गृह मंत्री जी को क्यों जमीन पे उतरना पड़ा इस सीसामऊ विधानसभा को बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए। देश के गृह मंत्री प्रियंका जी गांधी आज हमारी विधानसभा में रोड शो कर रही हैं। आईएमएम के वो ओवैसी साहब क्यों आपकी विधानसभा में आके प्रचार कर रहे हैं? उनको मालूम ये विधानसभा ऐसी विधानसभा जहां हिंदू मुसलमान साथ चलता है और इस विधानसभा को जिताने का काम करता है। दैट इज द अचीवमेंट विच आई मेक। जी, मैं यूपी घूम रहा हूँ और यूपी में कई इलाकों में जाना हुआ, तो मुस्लिमों से जब बात होती है, मुस्लिम समुदाय से बात होती है, तो वो स्वतः एक बाइनरी ड्रॉ करते हैं ओवैसी एआईएमआईएम को लेकर। और आप सपा के कुछ बड़े मुसलमान नेताओं में से एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में? देखिए, उनकी पूरी पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है कि एक टाइम था 2012 में राहुल गांधी जी आए थे रथ लेके, और 2012 का चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो हलीम कॉलेज है, मैं चाहूँगा कि आप जाइएगा, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह जी का हेलीकॉप्टर उतरा था। दरियाबादी जी और तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वहीं पे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। फिर राहुल गांधी जी का रोड शो भी हुआ, जन सैलाब उतरा, राहुल गांधी जी का क्रेज था, नए चेहरे थे, लोग देखना चाहते थे, अच्छे मन चले गए, वोट नहीं मिला। फिर 2017 के चुनाव में ओवैसी साहब आए थे, उनका एक उम्मीदवार लड़ा था आर नगर से, ओवैसी साहब आए थे, लगभग 20-22 हज़ार आदमी आया था उनको देखने के लिए, चाम क्रेज। वोट कितने मिले थे? 2000। 22 हज़ार आदमी आया था देखने, कन्वर्ट कितने हुए? 2000। शाहरुख खान आ जाए, अभी शाहरुख खान आ जाए, अमिताभ आ जाए, या हमारे सचिन तेंदुलकर साहब आ जाए, हम सब पहुंच जाएंगे। वी आर द फैन, हम लोग फैन हैं उनके, हम लोग पहुंच जाते हैं। पर जब आती है हमें वोट देने की बात, तो हम लोग अपने वोट का वहाँ अधिकार समझते हैं जहाँ पे हमारा वोट ना बर्बाद हो और हमारा जो उम्मीदवार है उसको जितना फायदा हो सके हम उसको दे सकें। ये फर्क है। तो ओवैसी को वोट देना बर्बादी हो गई है। देखिए ना, बिहार की वो कहते हैं ना, माजी ने वो दौर भी देखे कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सहा भाई। और गलती से अनुभव होता है, फिर अनुभव होने के बाद गलती नहीं होती। जो बिहार में गलती हुई थी उससे बंगाल में गलती नहीं हुई, उससे अनुभव मिला, उस अनुभव का फायदा आज यूपी में मिल रहा है। जी, चलिए अब उस हिस्से की ओर आते हैं जहाँ पे आपके गुस्से का जिक्र हुआ था। बिल्कुल। और मुझे डरना चाहिए आगे के इंटरव्यू में? देखिए, डरना इसलिए चाहिए और डरना चाहिए। हाँ, दोनों बातें। डरना इसलिए चाहिए कि क्या हकीकत है उसको जानिए, और डरना इसलिए नहीं चाहिए कि जब आप एक आदमी को चुनते हैं, एक लीडरशिप को चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ललन टॉप में हैं, अगर आज अल्लाह ना करे, हाँ परसों की घटना को मैं इसमें शामिल करूंगा। परसों हमने दैनिक जागरण में पढ़ा, दैनिक जागरण का एक रिपोर्टर है, उनके साथ हत्या पहिया हो गई, किसी ने एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें कुछ लोगों ने उनको मारा पीटा, पत्रकार थे। तो दैनिक जागरण आगे आया, उस पत्रकार के सपोर्ट के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ 307 का जो भी था वो एज अ ऑनर, भाई आप आज ललन टॉप के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई बदतमीजी हो, अगर आपका मैनेजमेंट आपके लिए खड़ा है तो आपका सीना 4 गुना चौड़ा हो जाएगा कि हाँ यार मेरा मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ा है, हम उनके लिए। आज भी आप यहाँ पे आए हैं, सफ़र करके आए, आपके बीवी बच्चे माँ बाप हैं, आप उनके लिए अर्निंग कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ने अगर कोई घटना हो, आपका मैनेजमेंट आपके साथ है, नहीं भैया सिद्धार्थ मैं आपके साथ हूँ, आप अगर हक पे हो, अगर आप हक पे हो, आप सही हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसी मेरी विधानसभा में, और ये जो 5 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे हैं, कितने केस है टोटल? 5। मैं आपको बता दूं, मैं बधाई देता हूं, मैं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आपको 5 स्टार भी खिलाता, तो 5 स्टार खिलाते? नहीं, अभी जेब में है नहीं ना, 5 स्टार खिलाता कि आपने अच्छी बात है, आपका मुंह मीठा करते कि अच्छा सवाल करा आपने। पहला मुकदमा मेरे ऊपर लिखा था, रीतू महेश्वरी IAS ऑफिसर थी, बिजली किसको की MD? जी, अब जून 2011 आप जून 2011 आप अपने 1.5 दर्जन समर्थकों के साथ उनके चैम्बर में घुसे,
क्या नाम है मोहल्ले का जहाँ पे एक बिजली चोरी की एफआईआर की गई थी उनके? मीरपुर कैंट। हाँ मीरपुर कैंट। जी, मीरपुर कैंट। और वहाँ पे आप मुकदमा किया गया था बिजली चोरी का। हाँ। बिजली चोरी उस समय कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई होती थी और एक बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री, मतलब मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा अगर उन्होंने नहीं देखी है तो देखिए, कटियाबाज नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है इस पे। देखिए आपने? अरे भाई आप हीरो है उसमें। मैं हीरो हूँ? मैं हाँ। जी, तो कटियाबाज एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको ज़रूर देखिएगा। मतलब कानपुर में बिजली चोरी का कितना बड़ा एक प्रकरण हुआ करता था एक समय पे, अब भी शायद होगा। और उस पे एफआईआर लिखी गई थी और आप एफआईआर वापस करवाने ऋतु माहेश्वरी के चैम्बर में घुसे थे और खुद एफआईआर अपने ऊपर करवा के लौटे थे। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। क्या है बताइए तब सही। नहीं, आपने पहले बहुत अच्छा करा, बीच में मिसगाइड हो गए। क्या बताइए। पहली बात तो ये, जो मुकदमा जहाँ लिखा था वो आपकी विधानसभा का हिस्सा नहीं था। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि मैं जो विधायक था आर नगर का, ये घटना हुई थी छावनी मीरपुर में, जो कैंट का हिस्सा है। मेरे पास अभी आप आए हैं, आप लल्लन ताप से हैं, आप डीएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ उनके पीएम को बोलेंगे, पीएम मतलब पीआरओ जो होता है, कि भाई मैं लल्लन ताप से हूँ, डीएम साहब से मिलना चाहता हूँ। सुजातगंज मोहल्ला था ना, सुजातगंज उसी में लगता है ना मीरपुर। जी, तो उसके बाद उन्होंने, अगर आप डीएम साहब का गेट खुलता है, आप अंदर जाते हैं और डीएम साहब अगर कहें आपसे कहेंगे हु आर यू, गेट आउट, तो आप शौक हो जाओगे यार, आपके प्यारों ने मुझे बुलाया कि आइए सर बुला रहे हैं। हुआ ऐसा कि मैं ऋतु महेश्वरी जी के वहाँ पहुंचा, अपॉइंटमेंट फिक्स था वहाँ। अब वो लेडी, उन्होंने पहचाना नहीं शायद आपको, कहते हैं। सुन ले भाई, तो उनके प्यारों ने गेट खोला। गेट मैंने नहीं खोला था, मैं जबरन दरवाजा खोल के अंदर नहीं घुस गया। मुझे भी मालूम है, मैं भी विधायक हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई उसमें नहीं हूँ। गेट खोला, उसने कहा विधायक जी अंदर आइए। अब हम अंदर चले गए। उन्होंने कहा कौन हो तुम, चलो बाहर निकलो। अरे मैम अब खुदा अजान हो रही है। मैंने कहा मैम मैं विधायक इरफान सोलंकी, यही बात। कहने चलिए बाहर निकले, फिर बात करिए। और अच्छा, उसी समय सारे मीडिया सब अंदर आ गए। घटना ये थी, तो मेरे ऊपर जो मामला था, मेरे घर की बिजली का नहीं था, ये क्षेत्र की समस्या। जो गुस्सा गया पहला एपिसोड, ये समझ लीजिए। ये तो पता है कि आपके ऊपर नहीं था, आप जी अपने जानने पहचानने वालों के। नहीं, मेरी अजान हो रही आज 10 साल 12 साल हो गए उस मुकदमे को। मेरा अल्लाह जानता है, अगर झूठ बोले दूसरी सेशन सांस ना ले। मैंने उनको आज तक देखा भी नहीं है, आज तक मैंने उनको देखा नहीं, वो कौन थे जिनके लिए मुकदमे के लिए गया था। फिर मामला हुआ, फिर ये बात होगी। वो देखिए मुकदमा क्यों लिखा, ये भी जान लीजिए। मुकदमा लिखाया था बहन जी के समय, नवनीत सेगर जो उस समय उनके प्रमुख, उन्होंने लिखवाया था, ऋतु महेश्वरी जी ने नहीं लिखाया। अब अधिकारी बेचारा क्या करता। खैर ये मामला हुआ। फिर दूसरा मुकदमा मेरे ऊपर लिखा था डॉक्टर वाला का, वो भी लिखा होगा आपके पास। डॉक्टर वाला आएगा, वो बाद में बताएंगे। लेकिन उसके बाद में एक मुकदमा हुआ था, आपने और शिवपाल यादव ने तिरंगे के आकार का केक काट दिया था, उसमें तो कन्विक्ट भी हो गए थे। जी नहीं, देखिए ऐसा था कि केक काट दिया। अब ऐसा, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुपाल जी का एक प्रोग्राम था, चौधरी चरण सिंह, माफ करिएगा, चौधरी हरमोहन सिंह जी का शायद बर्थडे था उस दिन, उनका बर्थडे था। तो उसमें केक आया। अच्छा, केक आया, तिरंगा बना था, उसमें अशोक का चक्र था। तिरंगा जब तक पूरा नहीं होता, जब तक अशोक का चक्र ना हो। अभी तो ऐसे तो तिरंगा तो कांग्रेस का भी है, झंडा उनका, पर उसमें हाथ का पंजा बना हुआ है, इसलिए आप उसको कंपेरिजन तिरंगे से नहीं कर सकते। जब तक हमारे अशोक की लात यानी अशोक का चक्र उस तिरंगे में मौजूद नहीं है, जब तक वो मुकम्मल तिरंगा नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसमें तिरंगे का चक्र वो पूरा नहीं था। हमने वो चीज देखी, पर उस समय इतना चल रहा था कि वो कट गया। तो ये हुआ कि चलो भाई वो जाने अनजाने। अच्छा, हमने वो, आप एक पार्टी के हिस्सा थे, अभी अल्लाह न करे हम लोग यहाँ बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई घटना हो जाए यहाँ, आप गैर इरादे उसमें आप मुजरिम बन जाएंगे। ना सुपाल जी की इच्छा थी, ना मेरी। बेटा हमने तो केक नहीं लाया था, अब वो केक आ गया, कट गया। खैर कभी कभी ऐसा होता है कि जब समय खराब होता है तो ऊँट पे बैठे भी आदमी को कुत्ता काट लेता है। चलिए एक साल बाद चलते हैं। मई 2012, नई अखिलेश यादव की सरकार आई थी। अखिलेश यादव एकदम युवा सीएम के तौर पे सामने आए थे, बहुत परिवर्तन का दावा था। आपको विधानसभा में दूसरा टर्म मिला था। आप थे फरीदाबाद में जी। गाड़ी पे चढ़ी थी काली पन्नी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार ये इलीगल है। आपने, आपके समर्थकों ने फरीदाबाद में पुलिस जो इसको लेकर ऑब्जेक्ट कर रही थी उनके साथ मारपीट की। अखिलेश यादव और सिसामऊ के विधानसभा के विधायक पर पहला डेंट
उस समय आया उनकी छवि पे कि प्रदेश अपराध मुक्त होगा और विधायक के ही समर्थकों ने मारपीट की, क्या सच्चाई है? अभी कानपुर में हैं, आपकी गाड़ी में फिल्म लगी हुई है, ललन आप कहते हो तजमेंट कर रहे हैं। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना दे अभी कि आज से ये फिल्म नहीं लगेगी, ये वो, आप सफ़र में तो आप सफ़र मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जाके आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पालन करेंगे। अब आप सफ़र में, हम फरीदाबाद गए नहीं थे, हम दिल्ली से कानपुर के लिए निकल रहे थे, रास्ते में रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि भाई क्योंकि मुझे ये बात अभी आपके द्वारा पता चली है, मुझे ये बात नहीं मालूम। भाई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो तो आग की तरह फैल जाता है। अब जरूरी नहीं, अच्छा 2012 में इतना हाईटेक तो थे नहीं, लैपटॉप, इतना इंटरनेट वगैरह इंटरनेट भी नहीं था और व्हाट्सएप भी इतना नहीं था, वो तो अभी हाईटेक हुआ, तो मुझे इल्म नहीं था। अच्छा वो अभी उतारो। अच्छा फिर कुछ वो इसलिए भी चर्चा हुआ कि कुछ पत्रकार बंधु वहाँ खड़े थे और आपकी गाड़ी में विधायक का स्टिकर लगा था और मेरे ही बगल से एक लाल बत्ती की गाड़ी, उस समय लाल बत्ती का चलन भी था, ये तो अभी उस समय तो था, ठीक, लाल बत्ती की गाड़ी ब्लैक शीशे में निकली तो मेरे आदमी ने कहा भाई आपने हमें रोका है विधायक का स्टिकर देख के, सिर्फ अगर विधायक का स्टिकर ना होता आप ना रोकते। और वो क्योंकि पत्रकार बंधु को न्यूज बनानी थी, विधायक की फिल्म उतारी है वो, पर मेरे आदमी कुछ एग्रेसिव हुआ। आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो, तो हमने उस समय भी अपने आदमी को समझा के अंदर गाड़ी में बैठाने की कोशिश करी और वो पुलिसकर्मी से कहा भाई मुझे नहीं मालूम है, मैं जाके फिल्म हटा दूंगा, इतनी सी बात थी। मतलब आपने अपने आदमियों को समझाने का प्रयास किया? नहीं, वीडियो मौजूद है। गंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सच को आज नहीं, सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। एक घटना आपके घर से जुड़ी हुई है। साल 2015 आपका आपके चाचा से कुछ 10 करोड़ के लेकर विवाद था, बहुत खबरें चली थी। आपको और आपकी बहन को एक फैमिली फंक्शन में काफ़ी पीटा गया आपके चाचा द्वारा, इस पर बात करना चाहेंगे? क्योंकि ये खबर काफी चली थी और सिटिंग एमएलए सरकार आपकी थी, आपकी पार्टी की थी, आप सिटिंग एमएलए थे। और नहीं देखिए, पीटा नहीं गया। बात ऐसा था कि 2006 में जब मेरे मरहूम वालिद का इंतकाल हुआ और हमारा ज्वाइंट बिजनेस था। किस चीज़ का? चमड़े का। हमारा चमड़ा खानदानी काम है, हम लोग 36 से ये काम कर रहे हैं, जब से मेरे वालिद और फिर मेरे दादा पेशबाग, और आज भी कानपुर तो तेंदी की इंडस्ट्री के लिए मशहूरी है, 404 फैक्ट्री है यहाँ पे, तो ज्वाइंट बिजनेस था। अब्बा का इंतकाल हुआ, कहानी घर घर की, हर एपिसोड एक ही होता है पर किरदार बदलते रहते हैं, पर एट द एंड अगर आप देखेंगे तो एंड सबका एक ही होता है, पैसों के लेके विवाद। भाई जब जैसे मान लीजिए हम अभी आज हैं, हम किससे कारोबार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी मेरे बेटे को कुछ नहीं मालूम, पर अल्लाह न कर मेरी आंखें बंद होंगी तो मेरा बेटा जानने की कोशिश करेगा कि मेरे पिताजी का कहाँ पैसा है, क्या है क्या नहीं। भाई जीने के लिए वो भी एक बहुत बड़ी नीड है। आज हम भी हैं, आप भी माशाल्लाह शहर शहर घूम रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, दे आर पेइंग यू। आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय सीनियर पोस्ट पे, बहुत बड़े पोस्ट पे आ जाएंगे, पर कर तो अपने बच्चों की अर्निंग के लिए रहे, एट द एंड यही है। तो अब वहाँ पे हुआ तो हिसाब किताब के मसला था, फिर हमारे घर वाले बैठे, हाँ अखबार वालों को ज़्यादा बढ़ा के बता दिया, मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, ये हाँ झगड़ा तो होता ही है भाई। अब जब ये कहानी थी, आपके गनर ने हवाई फायरिंग भी की थी? गलत नहीं, गलत, गनर तो कर भी नहीं सकता। अगर गनर कर देगा तो उसको एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, एक एक हिसाब, तो फिर वो तो ऑफिशियली आ जाएगा। वो तो आप अभी भी मान सकते हो, एहतियार से मान सकते हो कि इनको अगर 100 दाने मिले थे तो 99 एक कहाँ गया, और अगर वो चलाएगा तो हिसाब देगा। और ऐसी कौन सी वो आ गई थी, कला भाई जितने मुंह उतनी बातें, आप मुंह तो बंद नहीं कर सकते। कितने भाई बहन है आप लोग सर? हम पर्सनल 6 भाई 1 बहन है। 6 भाई आप लोग जी। और मैं अब कुछ घटनाओं का रुख करूंगा जिसके बारे में कहा जाता है, कानपुर शहर में चर्चा होती है कि अगर 3 बार के एमएलए हाजी इरफान सोलंकी के ये भाई ना होते तो शायद ये घटना सामने ना आती। कौन सी? बारी बारी आते हैं। एक है रिजवान सोलंकी की घटना। एक रेस्तरां में घुसकर एक बंदे को लपड़ पीट दिया और पूछने पर कहा कि भैया हमारा ही भाई है, कुछ अपना ही झगड़ा था, बात नहीं मान रहा था, समझाने के लिए मारना जरूरी है। क्या है घटना? सीसीटीवी में कैद हुई थी। नहीं है, मेरा बयान भी आया था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था। बता दीजिए हमें भी। हाँ
देखिए मेरी सगी बुआ का लड़का है, सगी बुआ का, घर पे नाराज, घर से चला गया, बात नहीं मानना बुआ की। तो हम बड़े हैं, आप भी बड़े हैं, आपके जो बुआ के लड़के हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं, अगर बुआ के साथ, बुआ माँ का दर्जा लगती है, बुआ मेरी सगे वालिद की बहन होती है, तो हम परिवार के नाते हम उनको दातेंगे भी, उनको अगर मानना पड़े तो मारेंगे। अरे भाई ये तो अब चलिए आप बुआ की बात कर रहे हैं, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। पहले दौर में, आज से ज़्यादा नहीं, आप 20-25 साल पहले चले जाएं, आपका पड़ोसी आपको मार सकता था, ये प्यार हुआ करता था समाज में। अगर आप नीचे कहीं घूम रहे हो, चाचा बाबा तो बहुत बार आपका, मैं एक बार, अरे वो वाले पड़ोसी भी होते थे जो सिगरेट पीते हुए देख के घर पे बता देते थे। बिल्कुल होते हैं, मेरे साथ हुआ। मैं एक बार स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चला गया, अपनी बात, इत्तेफाक से वो बैठा था, उसने मुझे वहीं मारा, तो मैंने उससे ये नहीं कहा क्यों मारा, मैंने कहा भैया पापा को ना बताना, हम जस्ट रिक्वेस्ट, मैं उससे रिक्वेस्ट करा मेरे अब्बा को ना, अब तुमने मार तो लिया मुझे, मैं जा भी रहा हूँ पर मेरे अब्बा को ना बताना। अच्छा। तो ये दौर भी था। अच्छा, उसको मतलब भाई परिवार का सदस्य, अगर कोई घटना होती तो वो घटना फिर भाई हम किसी को भी मारेंगे, ऐसा विधायक तो वो तुरंत जाएगा थाने। क्या आपके उसके आगे की कोई घटना है, मतलब वो घटना वही खत्म हुई। हाँ लोगों ने कहा, मेरी बुआ ने कहा मेरा बेटा था, बातों की बात खत्म हो गई। परिवार है, आपका छोटा भाई है, पूरा अधिकार है, आपके बड़े भाई हैं, आपको डांट भी सकते हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं, मेरे भी चाचा हैं, अगर अल्लाह न करे हम कोई गलती करें तो उनका पूरा अधिकार है, मेरे भी सगे फूफा है। अगली घटना दिसंबर 2017, थाना क्षेत्र चकेरी, एक जिम की घटना। आपके भाई इमरान और फरहान कुछ लोगों के साथ गए और वहाँ से ये खबरें आती हैं, आरोप लगता है आपके भाइयों पर कि वो एक जिम ट्रेनर से हफ्ता मांगने लगे। आरोप है, मैंने कहा, ठीक है, और नहीं दिया गया तो अभद्रता की, छेड़खानी की, ये आरोप लगे। वहाँ पर लॉकर में 50,000 रुपए रखे हुए थे, उसे लूट ले गए, ये भी आरोप लगता है। महिला ट्रेनर ने कहा, आरोप लगाए कि जिम में मौजूद उस समय दूसरी महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई और भी लोगों के साथ अभद्रता हुई। कांग्रेस के भी एक लीडर थे विधायक सोहेल अंसारी, जब मामला थाने पहुंचा, चकेरी थाने, तो वो भी पहुंचे सुलह कराने, मामले को सुलटाने। और मतलब कहा तो ये भी जाता है, खबरों में इतना भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कि तेजाब डालने की भी धमकी दी गई। सही क्या हुआ था? देखिए भाई ऐसा है कि आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, जब कोई घटना होती है तो घटना को किस तरह से एक बड़ा रूप दिया जाए, तो उसके लिए घटना दी गई। अच्छा, मेरे जो भाई फरहान और इमरान की आपने बात करी, ये मेरे दोनों सगे भाई हैं जी, कोई दिनाई नहीं है, कोई बात नहीं। जिम आप भी माशाल्लाह गए होंगे, हम भी जाते हैं। साजिद की जिम है ना जी, कोई साजिद अहमद की जिम थी वो ना कोई। अच्छा, हमें ओनर का नाम नहीं मालूम होगा, साजिद की होगी। तो वहाँ वो गए, उस समय विधानसभा चल रही थी, मैं विधानसभा में था, यानी हमारा असेंबली चल रहा था, हम असेंबली में थे। तो ये घटना ऐसी हुई कि शाम को समय का मसला था, कोई उनके दोस्त उसका जिम मेंबरशिप ले रखी थी उन्होंने, तो जिम मेंबरशिप को लेके कोई ये था कि जिम नहीं करना, वापस दे, तो उसमें लूटतोड़ होने लगी। और सीसी कैमरे में है, अब 50,000 रुपये लूटे या चेन लूटी, ये तो आप कुछ भी कहें आदमी मानता ही है। देखिए ऐसा है कि हर आदमी, दौर ऐसा है कि घी में घी डालता है और तेल में तेल डालता है, तेल में घी कोई नहीं डालता। अब बात मेरा तो 50,000 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, और फिर लूटने की मनसा। खैर फिर बात भी हुई, साजिद भाई ने मुकदमा भी वापस लिया, जैसे आप बता रहे हैं साजिद नाम है, तो उन्होंने मुकदमा भी वापस लिया, बात भी ख़त्म हुई। वो एक रस था, जैसे बहुत सी सड़क पे चलते हैं, रस एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ी देर दूसरे को आदमी घूरता भी है, कहीं भी गाली भी बच देता है, पर 10-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद घटना खत्म होती है, आदमी आगे में, लाइफ मस्ट गो ऑन, तो जीवन आगे चल रही है। फेयर इनफ। साल 2015 कोई मेला लगा हुआ था सिद्धनाथ मंदिर को जाने वाली सड़क पे, और ये घटना आपके भाई फैजान से जुड़ी हुई है। जी, आपके भाई हैं फैजान? जी हैं। फैजान भाई अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो ड्यूटी पर ट्रैफिक तैनात दरोगा जो थे, ड्यूटी वाले ट्रैफिक वाले देवेंद्र कुमार, उन्होंने रोका। साल 2015 सरकार आपकी, और देवेंद्र कुमार सिंह को खबरें हैं कि हड़काने लगे फैजान, और फिर बात मारपीट तक उतर आई, उनको पीटा गया, ये आरोप लगते हैं, और रिवॉल्वर छीन ली गई।
रिवॉल्वर छीनने के भी आरोप लगते हैं। ट्रैफिक दरोगा के पास रिवॉल्वर है नहीं है ये बात अलग है, लेकिन ये खबरें चलती है, घटना का सही वर्जन क्या है? देखिए ऐसा है कि ये मेला लगा हुआ था, वहाँ पे एक मशहूर प्राचीन मंदिर है, सिद्धनाथ घाट मंदिर जाजमऊ में ही है, और वहीं पे सब तेंदुआ भी हैं, तेंदुई इलाका भी वही है जी जी। घाट भी मशहूर घाट है, बहुत से लोग वहाँ जाते वो भी नो हैं। एंट्री जोन बनाया हुआ था भीड़ की वजह से उन्होंने। जी नहीं, पर उस समय की घटना ऐसी है कि भाई अब आप 7 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, 7 साल में कितना लोग रास्ते डेवलप हो गए, रास्ते खुल गए, तो एक तरफ से जाना एक तरफ से आने वाली बात थी। ये जो आप कह रहे हो छीना, ये करा वो करा, तो उनसे कहा गया जाने दिया जाए, फिर बात हुई, कप्तान साहब से बात कराया गया, मामला ये हुआ, चलो बच्चे हैं, मिसगाइड हुआ ना, तो रिवॉल्वर छीनी गए। देखिए हम आपको एक बात बताएं, माशाल्लाह आप बहुत बड़े चैनल से हैं और लगभग मेरी उम्र के हैं, हम छोटा भी नहीं कह सकते आपको, कोई बड़ा बात भी नहीं, कह उम्र सकते। की बात ना करें, नहीं नहीं नहीं, बात समझने वाली बात है, फैक्ट्स की बात करते हैं, हम समझाने वाली बात कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं कि हमने रिवॉल्वर छीन ली, रिवॉल्वर, पुलिस की रिवॉल्वर छीनना बहुत बड़ी बात है। पुलिसकर्मी, आप मेरे गनर हैं, किसी भी गनर हैं, वो आखिरी सांस तक अपने असले को बचाएगा, वो उसके लिए दूसरी लाइफ है। अगर बहुत से ऐसे घटना होते हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी की असले छीन जाते हैं, एक तो वो नौकरी से भी जाते हैं, फिर उनको सफाई देने, वो एक उनके लिए उनकी लाइफलाइन है, वो उसकी प्रोटेक्ट भी करेंगे और अपनी जान बचाने के लिए उससे दूसरों पे हमला भी कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। तो अब आदमी जितने मुँह उतनी बातें, जो मैंने आपसे कही बात कि ये सारी बातें हैं, फैक्ट क्या होता है। अच्छा हम ये कह रहे हैं, अगर हम पुलिस वाले से, अभी बहुत से, अभी आप मेरे खुद पुलिस वाले मसले पूछेंगे, मैं वो भी बताऊंगा, तो अगर मैं पुलिस वाले से किसी से बदतमीजी करूंगा, एक बदतमीजी हुई, एक रिवॉल्वर बहुत बड़ी बात, कहना बहुत आसान है कि, ठीक है, कहना बहुत आसान है कि मैंने किसी की रिवॉल्वर छीन ली, अरे भाई साहब वो इज इम्पॉसिबल, ये बात है। आरोप है कि कहा कि जानता नहीं है कौन है, भाई साहब अरे भाई, विधायक अब है हमने हमारे। अरे भाई साहब, हमारी तो फैक्ट्री वही है, वो चौकी इंचार्ज वही है, बार बार किसी को थोड़ी ना बताया जाता है, तो चौकी इंचार्ज, जाजमऊ चौकी इंचार्ज है, मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर चौकी है, वही हमारा घर भी है, वही हमारी फैक्ट्री भी है, तो हमें किसको जरूरत है? अब आपको जरूरत है कि अपने आप को बताने की कि मैं ललन तौब से सिद्धार्थ? नहीं, मैं तो बताता ही हूँ, मेरा काम है वो आप बताना। बता चुके हैं, हाँ। आप एक बार बता चुके हैं। जब अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आपको, आप और आपके भाइयों को क्षेत्र में जाना जाता है? नहीं, जाना भी जाता है, और हम लोग कोई आतंकी थोड़ी ना है, कोई हम लोग वो थोड़ी ना है कि बाहुबली टाइप के चल रहे हैं। भाई हम जा रहे थे, हमने कहा भाई फैक्ट्री हमारी जाने दो, उसने जाने दिया। अब वो रूपरेखा जो भी ले लीजिए आप, कुछ भी कहिए। चलिए ठीक है, मान लिया, अब आपके भाई हैं, सारे छोटे ही भाई होंगे आपके? ऑफकोर्स सब, हम ही सबसे बड़े, हम पूरे खानदान में सबसे बड़े हैं। आप सबसे बड़े हैं, सब छोटे भाई हैं, समझाते नहीं है कि यार, देखिए समझाते बहुत मतलब इतने गुस्से को लेकर चर्चा है, घर में चर्चा होती है कि नहीं कि अरे यार इरफान भाई नहीं। आएंगे तो मतलब नहीं समझाते, मेरी वालदा ने कहा भी, और उस दिन के बाद आप देखिए, आपने फैजान का, फरहान का, इमरान का, रिजवान का नाम 15, 16, 17 के बाद सुना भी नहीं होगा। देखिए गलती से अनुभव, मैं भी बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो मेरा भी झगड़ा हो जाता था। भाई एक टीनेजर की उम्र, अब नया रश था, मतलब आप भी अब आप कह दे नहीं भाई मैं तो शुरू से एकदम चॉकलेटी बॉय पापा जी का, ये नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं चॉकलेटी बॉय लग रहा हूं नहीं, उनको। कहने का मतलब है कि मैं ये हूँ, तो झगड़ा तो सबका होता है, पर गलती से अनुभव, और अनुभव होने के बाद गलती नहीं होती। अच्छा, मतलब भाइयों में झगड़ा हुआ, गलतियां हुई, ये मानते हैं? मानते हैं, और उन्होंने उस गलती को सुधारा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जनता के बीच में गलती सुधारी गई, गलती से प्रायश्चित करा गया, पुनः गलती नहीं होगी, इस बात का उन्होंने सोचा। झगड़ा तो आप भी कर लेते हैं मास्क वास्क पहनने के नाम पे। जी। मास्क ना पहनना हुआ, उसके नाम पे झगड़ा कर लिए थे, जी। फिर केसेस दर्ज हो गया था। जी। देखिए जो मास्क ना पहनने वाला झगड़ा है, वो भी बहुत अच्छी सी कहानी है। सब कहानी अच्छी है विधायक जी के लिए। कहानी इसलिए अच्छी है कि मेरी जनता जो हमें जिताती है ना, उनको हकीकत मालूम है। अच्छा, अब टीवी में मुझे विलन बता दो, अमरीश पुरी साहब, ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगह दे, हमेशा उन्होंने पिक्चर में नेगेटिव रोल करे हैं, पर व्यक्तिगत इंसान कितने अच्छे थे, आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आप अपने को अमरीश पुरी से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को एक इंसान की तरह मानता हूं। अच्छा, मैं आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि पिक्चर की कहानी कुछ और होती है और हकीकत कुछ और होता है। अब वो जैसे चालान काटा गया एक आदमी का, उस दिन इत्तेफाक की बात है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरी जगह आप होते तो शायद आप ना जाते। बकरीद, जो हमारे ईद बकरीद 2 त्यौहार होते हैं, तो बकरीद का तीसरा दिन था, मैं मेरे चाचा के वहाँ हम सब लोग गए हुए थे, एक
पार्टी फैमिली प्रोग्राम था, तो मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है, तो लेके मैं वापस जाजमऊ जा रहा था, मतलब हमारा घर जाजमऊ, सिटी की बात है, पेशबाग में। तो एक का फ़ोन आया कि भाई जी मेरी गाड़ी पकड़ के चालान कर रहा है, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मास्क नहीं पहने हूँ, हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, DL भी है, सब कुछ है। तो हमने अच्छा मेरी बात कराओ, उसने चौकी इंचार्ज से मेरी बात कराई, शायद अभिषेक नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद। तो हमने यार छोड़ दे यार, मास्क नहीं पहन लेगा, बच्चा है क्या, अच्छा वो भी इत्तेफाक से फैमिली के साथ था। उसने मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं योगी जी का रिश्तेदार, मतलब तुम रिश्तेदार हो गए। उसने कहा कि मैं योगी का रिश्तेदार हूँ, पर जब आप वर्दी पहने हो तो यू आर नॉट पुलिस मैन। अब आप पुलिस मैन हो, वर्दी उतार दो, फिर आप रिश्तेदारी करो चाहे जो करो, पर जब आप वर्दी पहन के कहीं पे ड्यूटी कर रहे हो तो फिर आप पतिकुरा। अब जैसे तो हमने उससे कहा, फिर वो होता को फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने उससे कहा अगर कह देते तो कौन सी तुम्हारी शान घटी जा रही है, कौन सा मोदी जी के ये 100 रुपये से खजाने में इजाफा हुआ जा रहा है। अच्छा, आपने ऐसा कहा? बिल्कुल ऐसा कहा। फिर एक ने कहा अब यही हिसाब है, सैया भाई कोतवाल, अब पुलिस वालों को तो अपनी गलती बतानी नहीं होती है। तो अरुण आसिम साहब सज्जन आदमी थे, जो ऑनेस्टली बात है, बहुत अच्छे आदमी, चुनाव लड़ रहे हैं जी, बिल्कुल लड़ रहे हैं। उस समय तत्कालीन CP कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, पर घटना इतनी तेज हो रही थी कि उनके पास पूरा वीडियो नहीं पहुंचे। जो पहला वीडियो पहुंचा, ये पहुंचा कि विधायक का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने मेरा चालान काट दिया 1000 रुपए का मास्क ना पहनने पे। फिर जब दूसरा वीडियो पहुंचा कि पुलिस वाले ने मुझे धक्का दिया और बदतमीजी करी, तो फिर जब तक वो कहते हैं ना, मुंह से निकली बात और तीर से निकला कमान वापस नहीं होता, फिर हम लोग पूछे, उन्होंने ठीक है विधायक हम आगे देख लेंगे। अबू आजमी को लेकर, कोई स्वागत को लेकर खड़े थे आप लोग, बिल्कुल उस खड़े समय थे, भी झगड़ा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। ये सही है विधायक जी का, सब झगड़ा मान ले रहा है। हाँ, बिल्कुल हुआ था, भाइयों ने बिल्कुल गलती की थी। भाई झूठ बिल्कुल बोला था हमने। भाई क्यों झूठ बोले, क्यों झूठ बोल के हम आपको गुमराह करें? आप पूरी ठीक है, क्या हुआ था? ठीक है, अबू आजमी के साथ क्या हुआ था? आप चुनाव दौड़, मतलब 6 महीने पहले की बात है, बीजेपी के मंत्री नेता लोग आते हैं तो उनके पीछे 1000 गाड़ियां लगी रहती हैं, आप उनके फोटो नहीं खींचते हो। आपको मालूम है, आपको तो एक अलग से एपिसोड बनाना चाहिए, और मैं चाहूंगा भी भले चुनाव के बाद बनाइएगा, ये पुलिस वालों पे ये जो चालान करते हैं ये कितने सही है कितने गलत है। और क्या कभी हम आपको देंगे भी, मेरे पास हमने ITI से मांगा भी है कि अब तक पिछले 1 साल में पुलिस वालों के कितने चालान हुए। क्या कभी आपने देखा पुलिस वाले तिबलिंग चालान चलते हैं, तिबलिंग गाड़ी में कभी कहीं से फोटो वायरल होती है, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ट्रिपलिंग पे चल रहे हैं। चलिए आपने फोटो ही देख लिया, नहीं देखा होगा कि क्या कभी उनका चालान हुआ है? ये बड़ी चीज है, पता करने लायक बात है। आपने कभी पूछा उनसे? वो तिबलिंग में चलते हैं, हेलमेट, और खुद उनकी गाड़ी में नंबर नहीं लिखा होता है, खुद उनकी गाड़ी में से पीछे पुलिस लिख देते हैं। बदतमीज भाई, पुलिस आपने लिख दिया तो आप क्या मोदी जी से ऊपर चले गए? माना कि राष्ट्रपति जी के वहां अशोक का लात लगा रहता है, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, माना, तुम कौन हो? आप पुलिस वाले हो, आप तो पहले नजीर पेश करिए, उदाहरण पेश करिए, फिर उसके बाद फिर बात करिए ना। आप खुद ही ठीक नहीं, आप दूसरे को ठीक कर रहे हैं। मैं अपने स्कूल में बैक बेंचर था। अच्छा, हाँ, शैतान बच्चा था भाई स्कूल में। आप नंबर कम भी आता था कि नहीं, नंबर तो ठीक था, एवरेज बॉय। अच्छा, एवरेज बॉय मतलब 60-70 बस, इस ओके हम फर्स्ट डिवीजन निकाल लिए, घर निकाल लिए, बस पॉइंट आप भी शायद वैसे ही होंगे। अरे हम तो मतलब बुरे स्टूडेंट थे। अच्छा नहीं, तो अब क्या वो शैतानी कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने सोचा नहीं यार ये शैतानी कर रहा है, इसी को हेड बॉय बना दो, इसी को हेड बॉय बना दो तो शैतानी नहीं होगी। तो फिर हमने उनसे कहा पुलिस वालों से कि जब आप ही बीजेपी की गाड़ियां जा रही हैं, आप उनके फोटो नहीं खींच के चालान कर रहे हो। आप भाई फोटो खींच लिया आपने, आप अपनी मर्जी से चालान कर दिया, चालान कर दिया। अभी मेरा एक चालान हुआ 500 रुपये का, अभी मेरी गाड़ी का, लखनऊ का, फ्राइडे का दिन था, हम नमाज पढ़ने शहीद पथ, आपका जाना होगा, आपने देखा होगा शहीद पथ के दोनों तरफ वो सर्विस रोड है जी। और सर्विस रोड का मतलब है कि एक आदमी इधर से उधर से जा सकता है, वो सर्विस रोड है, वो मेन रोड नहीं होता, वहाँ नो एंट्री वाला चक्कर भी नहीं। हमने कोने में गाड़ी खड़ी करके ना, पार्किंग भी नहीं थी, एक फ्लैट के अंदर गाड़ी खरीदी, फोटो खींचा बाहर से, उसने मेरा चालान भेज दिया। वो होगा भी, आप कहोगे तो आपको दिखा भी देंगे। तो वो तो अब चालान खींच के, तो हमने कहा तुम यार सभा की गाड़ी जा रही, तुम बहुत खराब कर रहे हो, तुमने फोटो खींच लिए हैं, तुम बाद में जाके फोटो भेज दोगे, चालान आ जाएगा ना। अच्छा, मजे वाली बात ये है कि आपके जो चालान आते हैं, अगर आपका भी आए हो या आपने उसको कवर करना मेरे भाई, और मेरी पर्सनल बताइए, उनके पास जो चालान आते हैं कभी उसमें ये बस ये बता गए कि गाड़ी खींची, ये नंबर है आपका, चालान हो गया, आपका ऐसे जमा।
भाई गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी, या तो आप 10 सेकंड का वीडियो बनाइए, उसके साथ एक वीडियो क्लिप बनाइए कि 10 सेकंड देखिए आप ये 9 इंची से आ रहे हैं, इसलिए आपका चालान कटा, ये आपने रेड लाइट तोड़ी, इसलिए आपने खड़ी गाड़ी का फोटो खींचे और बता दिया आप रेड लाइट पे, आपने सीट बेल्ट नहीं बनी, ये है मसले। तो उस समय मेरी उनसे लड़ाई, हमने अभी ये, और उसी समय बीजेपी के आला अधिकारी नेता लोग आ जा रहे हैं, आप उनका नहीं खींच रहे हो, मेरे समाजवादी पार्टी के लोगों को फोटो खींचे। भैया मैं उनका लीडर हूँ, तो मेरा फर्ज है मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जी। फरवरी 2014 और इस दिन, इस महीने जो हुआ, ये इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टरों का आंदोलन, देश के सबसे बड़े डॉक्टरों के आंदोलन में से एक हुआ। और कहा जाता है कि उसके मुख्य जो कल्प्रिट थे हाजी इरफान सोलंकी थे। जी। एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की घटना थी। घटना क्या थी? मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की। नहीं, आप बताएं फिर हम पूरी बात। एक रोड एक्सीडेंट की घटना थी जिसको लेकर आपके समर्थकों और गनर ने हैलेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एक डॉक्टर को पीट दिया। सरकार आपकी, एसएसपी यशस्वी यादव, उसके बाद एसएसपी यशस्वी यादव, सपा समर्थक, कुछ गुंडे और पुलिस की टीम घुस गई हॉस्टल में। खबरें छपी हैं, ये बताती हैं कि छात्रों को पीटा गया, मतलब सिर्फ पुलिस ने नहीं पीटा, समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता घुसे थे और जो कुछ गुंडे भी शायद साथ में होंगे या नहीं होंगे, वो भी घुसे, उन्होंने भी पीटा। 24 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया और हाजी इरफान सोलंकी और उनके साथ के लोगों पर एक भी खरोंच नहीं आई। उन्हें किसी को अप्रीहेंड नहीं किया गया, किसी पर कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए। और उसके बाद पूरे राज्य भर में कई सारे बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सारे बंद हुए। हिंसा की जो तस्वीरें, मतलब उस समय तो मीडिया कम से कम इतना अवेलेबल तो था लोगों को कि तस्वीरें, फ़ोटो, वीडियो आज भी अवेलेबल हैं लोगों के पास। एक छात्र की कमर की हड्डी टूटी थी, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए थे उसमें। हॉस्टल में पुलिस घुसी थी तो टेबल तोड़े गए थे, लैपटॉप, लैंप तोड़े गए थे, मेडिकल कोर्सेज़ की किताबें फाड़ दी गई थी, फट गई थी पिटाई से। 24 छात्र ऐसे मिले गए, उनको छोड़ने के लिए 300 डॉक्टरों ने इस्तीफ़ा दिया। और फिर आपने भी बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक वृद्ध को लेकर पहुंचे और आपने कहा कि जूनियर डॉक्टरों ने इनको पीटा था और आपके भी हाथ में बैंडेज बंधा हुआ था। क्या हुआ था? आपका वर्जन क्या है? देखिए, पहले बात, सरकारी अस्पताल कभी जाना हुआ आपका? बहुत बार। बहुत बार। हम उम्मीद करते हैं आप सच का साथ देंगे। सच वो सच होता है कि जिसको आदमी सुनता भी है और सुनना चाहता भी है। आज बहुत तमाम गोदी मीडिया के नाम से बहुत से पत्रकार फेमस हैं, पर उसी भीड़ में बहुत से अच्छे पत्रकार भी मौजूद हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज भी पत्रकारिता के वजूद को जिंदा रखे हुए हैं, भले उनको कोई कुछ भी कहे। इस हाजिरी डजन मैटर। 28 फरवरी का दिन 2013 उस समय हुआ ऐसा कि शाम के 6 बज रहे थे। हैलत का पुल जो उतरते ही एक रॉयल सर्जन की दुकान है। मेरी थोड़ी सांस फूलती है। आपकी? जी। कभी जैसे मौसम बदलता है, उस समय फरवरी, सर्दी का दिन था, तो एक बलून आता है जिसको आप फूंकने से ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, वो लेने के लिए मैं वहाँ उतरा था। एक एक चीज़ हकीकत के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास उस समय एसयूवी गाड़ी थी। एसयूवी गाड़ी में अगर आपको सीट फोल्ड होती है, पीछे फिर डिग्गी में आदमी बैठता है। सफारी में क्या पीछे से खोलो बैठ जाता आदमी। तो मेरे साथ 3-4 गनर जो सरकार की तरफ से मिलते हैं वो थे, और हम लोग पहुंचे। हम बलून लेने वहाँ पहुंच गए। हम एक्चुअली आ रहे थे काका देव से, हम आ रहे थे, तो उतरते ही पहली दुकान मिली तो हमने वो ले ले, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। हम दुकान के अंदर मौजूद थे। मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा भी है, अब चेक करना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, देख लूँगा। तो मैं दुकान के अंदर चला गया। मैं, हमारे तमाम साथी वहाँ दुकान के अंदर उसको खरीद रहे थे।
सरदार जी की दुकान थी, मैं उसको खरीदा था। तो अचानक बाहर देखा शोरगुल हो रहा है, शीशे का फ्रेम। आप दुकान पे जाइएगा जरूर, इसमें पर्सनल रिक्वेस्ट, ठीक है। आप वहाँ जाइएगा तो बाहर मैंने देखा कुछ लोग लड़ रहे हैं। अब जैसे अभी हम आप हैं, हम लोग जीन्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो ऐसा लगता है वी आर फ्रॉम द सिटी, हम लोग एक शहर से हैं। अब अगर आप हम लोग ग्रामीण चलेंगे, गांव में चलेंगे, तो वहाँ का जो रिवाज है, जो कपड़े हैं, जैसे राजस्थान के लोग धोती वोती पहनते हैं, तो इस समझ में आता है ये आदमी जो है गाँव से है। मतलब एक बात बता रहे हैं, पंजाबी होंगे सरदार तो सरदार जी पगड़ी पहनेंगे, आप ईजी उनको है। तो मुझे लगा ये, क्योंकि हैलत सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे अमूमन गांव देहात के लोग ज़्यादा आते हैं, जो उस हिसाब से, तो हमने ये कहीं गांव का आदमी है, इसको लोग परेशान कर रहे हैं। एक बुजुर्ग थे, उनके साथ उनकी बेटी थी, वहाँ उनके जूनियर डॉक्टर उनसे बता, मैंने अपने गनरों को भेजा, हमने जाओ जाके इनको छुड़ाने का काम करो। तो सवाल के जवाब में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, व्यवधान भी नहीं कह सकते, वो ज़रूरत है, वो जिम्मेदारी है। अजान सुनाई दी तो हमने रोकने का सोचा, उसके बाद धूप धीरे धीरे आते आते हमारे चेहरों पे पड़ने लगी और नाश्ता वाश्ता, एक ब्रेक लिया गया। मोहन जी जो कैमरे के पीछे हैं, उनका ब्रेक अभी भी चल ही रहा है। और हैलट हॉस्पिटल की घटना पर आपका जवाब। जी, तो वो उन्होंने वहाँ पे एक राहगीर को मारा, मैंने अपने गनर को भेजा, गनर ने उनको समझाया, क्योंकि आप हैलत में थे, लड़कों में जोश था, लड़कों ने बदतमीजी करनी चाहिए, तो एक इंसिडेंट होते होते उसको इतना बड़ा रूप दे दिया। अच्छा, अब सोने पे सुहागा क्या हुआ कि उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी। जो आपने 14 कहा, तो इसलिए मैंने बात आपकी कहा कि उसको 13 पे लाए, कि इस पूरी घटना को आग में घी डालने का काम बीजेपी वालों ने करा था। और मैंने आपको इसीलिए सवाल करके पूछा था पहले कि क्या कभी आपका सरकारी अस्पताल में एकदम, हाँ, मैंने भी कहा था कि हाँ जी, याद आया होगा। आज दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे, तीमारदारों को सरकारी डॉक्टरों ने मारा, जूनियर डॉक्टर, शब्द पे गौर करिए, जूनियर डॉक्टर, दे आर द टीनेजर, न्यू रनिंग किड्स, जो छोटे भाई की तरह आप कह सकते हैं। तो अभी आपने बहुत लंबी फहरिस्त हमारे छोटे भाइयों की पढ़ी, कसीदे पढ़ दिए उनकी शान में नहीं, मतलब वो घटनाक्रम जो मैंने रिपोर्टेड घटना है। मेरा कहने मतलब छोटे भाई, तो ऐसे वो भी छोटे भाई की तरह हमारे, वो आए हैं प्रैक्टिस कर करके, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कभी आपने ये नहीं सुना होगा सीनियर डॉक्टर ने झगड़े करे, बिकॉज उनकी उम्र, मैं 2007 में विधायक बना, पहली बार मौका मिला, विधायक बन गया। विधायक की गरिमा, विधायक का पावर धीरे 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 समझते समझते आए। घटना हो जाती थी उस समय भी नहीं समझ पाते थे विधायक की क्या गरिमा है। ऐसा नहीं है कि हम विधायक बन गए तो हम शक्तिमान बन गए, बहुत फर्क है। पर धीरे 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 तो जूनियर डॉक्टरों से हुआ, फिर ये हुआ, फिर आग में घी डालने का। और जो घटना थी, जो आपने कहा एक बुजुर्ग को लेके आया, वो घटना उन्हीं की थी। अगर वो कारपेट होता, यानी एक बनावटी किरदार होता, कैरेक्टर होता, तो झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। मेरे ऊपर SIT की थी, अखिलेश जी नहीं बैठा लिए। देखिए अखिलेश यादव जी मर्द मुजाहिद, एकदम हर चीज़ आईने की तरह साफ करते हुए, पानी की तरह उन्होंने मेरे ऊपर भी SIT बैठा ली। मेरे भी सवाल जवाब हुए, SSP यादव के खिलाफ भी जांच हुई, सबके हुए। आज मामला खत्म हो गया। अभी फिर से मेरा सवाल लेकिन टिका हुआ है कि क्या आपने, आपके समर्थकों ने यूपी पुलिस की मौजूदगी में, SSP यशस्वी यादव की मौजूदगी में, फोर्स की मौजूदगी में, जिसके बारे में कहा यह भी जाता है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से और CMS से परमिशन नहीं ली, तमाम चीज़ों कार्रवाई को अंजाम देने पहले वो लोग हॉस्टल में घुसे थे, छात्रों को पीटा गया था, क्या हुई थी घटना, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपका वर्जन जो है उस पर सवाल तो अलग है। देखिए ऐसा था, महाराष्ट्र सरकार इस समय, जो हमारे उदयराज ठाकरे जी हैं, शायद वहाँ पे CM साहब, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की बात, जी महाराष्ट्र सरकार में उदय जी हैं, ठाकरे साहब हैं वहाँ के CM साहब, बाला साहब ठाकरे के बेटे। जी। उससे पहले फडणवीस साहब थे, सरकार नहीं बन पा रही थी, राष्ट्रपति शासन लग गया। बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत अच्छा लगे सुनने में। राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए PMO राष्ट्रपति जी को मैसेज देता है कि यहाँ पे अब सरकार बनी, आप हटा लीजिए। सुबह 6 बजे कब उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग करी होगी और ये वो, क्या उन्होंने 6 बजे उनको शपथ करा दी फडणवीस साहब को।
फिर फ्लोर पे आए, फिर हुआ नहीं हुआ। फडणवीस साहब को, फडणवीस साहब को अब याद है आपको? एपिसोड नहीं याद है? याद कर ले जी। उनको आपने सीएम की शपथ दिला दी और उप सीएम बना दिया अजीत पवार साहब को, और ये सब हो गया। पर अजीत पवार ने खेमा बदला, फिर से हो गए, फिर वो ये फिर उद्धव ठाकरे ने कहा। इतनी चीजें तेज होती हैं कभी कभी कि आपको, जो आपने सवाल करा ना, परमिशन नहीं ली और ये नहीं करा वो, तो मेरा एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने आपको दिया है कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे, ऐसे ही मुझे याद है स्वर्गवासी हो गए हमारी यहाँ तमिलनाडु की जयललिता जी, मुख्यमंत्री थी, करुणानिधि, और उस समय शायद गृह मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, अब नाम तो मैं भूल रहा हूँ। रात में 12 बजे उनको उठा लिया गया था, तो नाम हमें याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं हम लोग बहुत राज्यों के रेफरेंस में पढ़ के नहीं इसलिए ना आपने कहा परमिशन नहीं ली। परमिशन नहीं ली, मान लीजिए वो प्रशासनिक कार्रवाई, वो अपनी गाइडलाइन के उल्लंघन में उन पे कार्रवाई होगी, ठीक है, हुई भी होगी। क्या हाजी इरफान सोलंकी, उनके समर्थक, उनके साथ में काम करने वाले लोग हॉस्टल में घुसे थे उस दिन? बिल्कुल नहीं। एक वीडियो आप मेरा दिखा दीजिए। आपके समर्थक गए थे? एक वीडियो दिखा दीजिए। समर्थक गए? आप एक वीडियो आप नहीं गए? समर्थक एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए। आप अपने ललन ताप पे दिखा दीजिएगा। देखिए विधायक जी ने कहा गलत बात कही, चलिए आप खंडन कर रहे हैं, चलिए आप खंडन कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि जिस आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आप उस वृद्ध को लेकर गए थे, आपने कहा था कि मुझे भी चोटें आई हैं। जी आई। आपको बैंडेज बंधा हुआ था? बिल्कुल बंधा था। लेकिन एक न्यूज चैनल से बातचीत में आपको दिखाया गया कि आपने आपसे पूछा गया कि आप चोट कहाँ लगी है, तो ना आप टांका दिखा सके। क्यों दिखाए? ना आप टांका दिखा सके, ना आप वहां पे शेव किया हुआ बाल जो टांका लगाने पहले किया नहीं, जाता है। हाथ पे नहीं था, मेरे सर पे था। मैं वही बता रहा हूँ कि जो शेव करने के लिए शेव किया था, नहीं हाथ पे बैंडेज नहीं था। अरे भाई मैं हाथ के उदाहरण से बता रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि हाथ पे ही चोट आई थी। अच्छा आप उदाहरण दे। मैं उदाहरण से बता रहा हूँ। और ना आप बैंडेज दिखा सके, ना आप वहां पे ना आप टाका दिखा सके, ना शेव्ड हेड दिखा सके। आपको फोटो दिखा सकते हैं उस समय। हाँ, उस समय उसने बच्चे ने क्या करा, एक स्टैंड पोल रखा जो दुकानों के बाहर, जो सड़क पे 2x3 का लगाते हैं ना कि ये मेडिकल, तो उसने वो उठा के मेरे मारा, तो मेरे सर पे यहाँ लग गई, जिससे मेरे हाथ पे है, मेरा फोटो है जिसमें मेरे हाथ पे खून आ गया। तो मैं गया, उसमें टीका लगा दिया, तो वो ज्यादा गहरा नहीं था, उसे बैंडेज बांधा, बात खत्म हो गई। तो हिंसा किसने की थी उस दिन? आपके शहर की घटना है? तत्व ने करी थी, SIT वह थी, उन्होंने बताया ये ग्रोथ था। मेरा तो कोई झगड़ा भी नहीं था। आपका कोई मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। और फिर हम क्षेत्रीय विधायक और इस यूपी के विधायक होने के नाते मेरा फर्ज है कि अगर कहीं अपराध हो रहा तो मैं उसको रोकूं, एक बार नहीं 10 बार, और ऐसे 1000 मुकदमे भी मेरे रुक जाए तो मैं अपनी जनता के लिए लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है। और अब लोग बोलते हैं ना कि इरफान सोलंकी से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या जिस घटना में 1000 निर्दोष लोग, डॉक्टरों की हड़ताल, IMA तक जिसमें आ गया था, IMA की यूपी इकाई जो है वो भी उसमें आ गई थी, उन्होंने इस हड़ताल का समर्थन किया था। जो 24 डॉक्टर जेल में थे, उन्होंने कहा कि जब तक हाजी इरफान सोलंकी पे FIR नहीं होती है, SSP यशस्वी यादव को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक हम बेल के लिए एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करेंगे। और उस पूरे हड़ताल के वक्फे में जितने लोग इलाज की चाह में मारे गए, जिनकी मौत हो गई, उनसे लोग बोलते हैं, पूछेगा इरफान सोलंकी से, क्या वो खुद को अपना गुनहगार मानते हैं? क्या अखिलेश सरकार में, जो नई एकदम नेसेंट सरकार थी, आए 1-1.5 साल हुए थे, अभी समझा ही जा रहा था, सूबे को चलाया ही जा रहा था, मुलायम सिंह यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा था, मतलब ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव से बात नहीं संभली तो मुलायम सिंह यादव को हस्तक्षेप करना था पड़ा पूरे मसले में। क्या इरफान सोलंकी मोमेंट को संभाल नहीं पाए थे? क्या वो गुनहगार हैं इतनी मौतों, इतनी बड़ी हिंसा के, इतने बड़े एपिसोड ऐसा है कि खामा-खां का दबाव जूनियर डॉक्टरों ने बनाया। अपने ऐप को छुपाने के लिए उन्होंने सीनियरों को खामा-खां बीच में डाला। जब सीनियरों को पता चला अब तो बात गलत हो गई है, अपराधी कोई और थे और अपराध किसी और पे लगाया जा रहा है, उन्होंने भी बात मानी। देखिए हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गलत का अगर पैरवी हो जाती है, तो यही सीनियर डॉक्टरों ने बाद में एहसास करा, वो सब लौटे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रदेश और शहर बहुत अच्छा चल रहा है। प्रदेश अच्छा चल रहा है।
योगी जी की सरकार है। नहीं नहीं, योगी जी से नहीं मुराद है, हम हमारे उस समय की बात कर रहे हैं। आपने उस समय की घटना की बात कर ठीक है, अब अभी की बात करें, उस समय की बात करें। हम तो उस समय की बात तो कर उस रहे समय थे, की तो बात आपने कर कहा अच्छा चल रहा है तो मुझे लगा कि पूछ लें आपसे। नहीं नहीं, हम योगी जी और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, कितना योगी जी चला रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि आप पर सवाल उठते रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का वो बोलते हैं कि हमने सुधार दिया। सुधार दिया, सुधार दिया, बहुत अच्छा सवाल आपने। यही सुधार दिया है कि हाथरस की बेटी के साथ वो कान शायद भूल गए होंगे आप। नहीं नहीं भूले, यही सुधार दिया, आप भूल गए होंगे कानपुर में रहने वाले लड़के को गोरखपुर की पुलिस ने मार मार के मारता, भूल गए होंगे आप। नहीं मैं नहीं बोला। यही सुधार अच्छा दिया। आप सुनिए ना, एक बात सुनिए, आप थोड़ी सी ना गलत बाइनरी ड्रॉ कर रहे हैं इरफान भाई। आप ये कहिए, आप अपनी घटना बताइए, आप मुझे ये मत आरोप लगाइए कि आप भूल गए होंगे। आपसे मुराद मुझे याद है सर। अरे मुराद, मुझे तो आपकी सारी घटनाएं याद है। अरे जिस समय आप दूसरे टर्म में हवाले थे, आपके भाई के साथ, आपके भाइयों के साथ सारी घटनाएं याद है, मुझे वो भी याद है। मेरी घटना इसलिए याद है कि आप पूरा हिसाब लेके आए, पर वो याद नहीं है जैसे हमने बात। मुझे ये भी पता है कि हाथरस की घटना हुई थी, उसमें आपने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। जी, मेरी बात तो सुन ले आप। तो हुआ ऐसा है कि आपसे मुराद हम एक मीडिया से बात कर रहे हैं, नॉट पर्टिकुलर यू। आप एक मीडिया को प्रेजेंट कर रहे हो, मैं एक एमएलए अपनी विधानसभा को। अब इरफान सोलंकी कौन है? विधानसभा के विधायक है। अब अहले गहरे से तो बात नहीं कर रहे, तो हम एक विधानसभा के जिम्मेदार आदमी, इसलिए आप हमें बात कर रहे हो। आपका चैनल ऐसे तो नहीं बात कर रहा है किसी, आप अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ललन ताब माशाल्लाह एक सम्मानित चैनल, आप उसको। तो हमने ये बताया। अब कानपुर की घटना हुई, फिर आपको कानपुर में एनआरसी वाले घटना याद हुई होंगी। फिर आपको एक लड़का जिसकी आज भी संजीत यादव ऐसे ही नाम है वो बच्चे का, जिसको पुलिस ने, संजीव यादव, उसका अपहरण हुआ पुलिस के द्वारा, उसका पूरा फिल्म बनाई गई, 20 लाख रुपए दिला भी दिए, पैसा भी चला गया, लड़के को आज तक पता भी नहीं चला, भूल गए होंगे। जी जी, पुलिस के कहने पे फिरौती दी गई थी। उसकी बहन ने बार बार आरोप लगाए थे कि मोबाइल में पुलिस नहीं दिलाई। पैथोलॉजी में काम करता था लड़का। फिल्मी सीन, पुल से फेंकी गई थी फिरौती की राशि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। उसके बाद आज तक वो भी नहीं पता चला। फिर यहीं पे बहुत से कांड हुए हैं, हम नाम लेके किसी को हीरो नहीं बनाना चाहते। मेरी तो श्रद्धांजलि है उन पुलिसकर्मियों के लिए, उनके परिवार के लिए, कि आज ऊपर वाला वो जहाँ भी है, ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगह दे और न्याय मिले उनके परिवार वालों को। बहुत से लोग हैं। अब बताइए, यही पुलिस वाले अपने अधिकारियों की मुखबरी करते हैं। यही पुलिस वाले तो थे जो चौबेपुर की घटना, बिकरू कांड की बात। जी बिल्कुल, चौबेपुर की जो घटना हुई, तो उनके ही तो अधिकारियों ने अपने बॉस की मुखबरी दी, यानी सीओ साहब की मुखबरी करी। आज वो जेल में है, वो ठीक है, न्याय मिलेगा उनके परिवारों को, अच्छी बात है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पर घर के भेदी ने लंका ढा दी, अपने सीनियर अधिकारियों की मुखबरी करी। आज अगर मुखबरी ना होती तो शायद आज हमारे सीओ साहब मौजूद होते और अपने परिवार पे, अपने पिताजी के तरह आशीर्वाद रखते, परिवार को आगे बढ़ाते। आप ये बात नहीं करें कि इस सरकार में ये हुआ, आपने मेरे पूरे कसीदे पढ़ दिए, अच्छी बात है, वो कोई हमें फर्क नहीं। तो मैं आप अगर बीजेपी के विधायक होते, अगर आप बीजेपी सरकार में मंत्री होते, तो मैं ये सवाल जरूर पूछता आप। जी पूछिए आप, लेकिन आप सपा के विधायक नहीं नहीं, सपा से मुराद का, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। अब विधायक नहीं, अब हम विधानसभा का सदस्य हूँ एकदम। अब पूरा उत्तर प्रदेश में सारी घटना मुझसे जुड़ी है एकदम। आप कोई बाउंड नहीं कि ये शीशाओं की रूपरेखा अब इसी में। आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, और सरकार का पूरा अधिकार है आपको जवाब देने का। एकदम एकदम एकदम। दूसरी बात इरफान भाई, मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा कि आपने कहा ना, मैंने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार अपने कसीदे पढ़ती है, आपका क्या सोचना है? दूसरी बात ऐसा है कि आज जो दौर चल रहा है, आप भी हैं माशाअल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हैं और जनता परेशान। किसानों का आंदोलन भूल गए क्या आप? 750 लोग इस दुनिया से चले गए, यही बीजेपी सरकार है, और आज किसानों ने तो विरोध कर दिया, बैनर लगा दिया, बीजेपी वाले घुस नहीं सकते। भूला कोई कुछ नहीं है, जिसके साथ गलत होगा वो भूलेगा नहीं, जिसके साथ अच्छा होगा वो एप्रिशिएट करने से बाज नहीं आएगा। हमने अगर लोगों के साथ विधानसभा में अच्छे काम करे, इसीलिए तो मोदी शाह, माफ़ करिएगा, अमित शाह जैसे लोग, हम गृह मंत्री, ये सब बहुत बड़ा नाम है अमित शाह साहब का, मतलब भारत की जान है, और वो आपकी विधानसभा 2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो ऊपर वाले का एहसान है, मैं बधाई देता हूँ मेरी शीशम विधानसभा की जनता को कि उन्होंने मेरा कद को इतना बढ़ाया कि अमित शाह, प्रियंका गांधी, ओवैसी साहब जैसे लोग आके आपकी विधानसभा में आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आप पर खुद पर इतने मुकदमे हैं, इतनी संगीन धाराओं में, घर परिवार पर आपके सवाल उठे हैं। मेरे ऊपर कौन से मुकदमे? जो हैलट अस्पताल वाला और ऋतुमाश्वरी, हाँ वो खत्म हो गया, ऋतुमाश्वरी वाला भी खत्म हो गया, लेकिन है ना, रहे हैं ना एक समय पे, एक समय कई कालखंड में रहे।
तो लोग पूछते वो हैं जनता का था ना। सवाल पूरा कर लूं? तो ये है कि भैया लोग पूछते हैं कि सरकार आ गई, मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार का चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या ऐसे नेताओं के भरोसे यूपी की कानून व्यवस्था छोड़ी जाएगी? तो कैसे नेताओं के खिलाफ? जो जनता की आवाज में ना बने, जो जनता के दुख में भी शामिल ना हो, जो वोट लेने के बाद भूल जाए कि मेरी जनता तकलीफ में है, भूल जाए, अपने घर पे बैठ जाए। अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके बिजली का बिल अगर आ रहा है तो जाके माफ ना कराए। तो फिर विधायक हमें क्यों चुना जनता ने? इसलिए कि हम घर पे बैठे रहे। अगर किसी का चालान निर्दोष पुलिस का आती तो मैं ना बोलूं, फिर कौन आएगा? कोई कल्लू आएगा बोलने, कोई मल्लू आएगा बोलने? जनता ने मुझे 1-1 घंटा 2-2 घंटे लाइन में लग के वोट दिया, इसी दिन के लिए दिया जब मेरे साथ अत्याचार होगा तो मेरा विधायक मेरे सामने धार बन के खड़ा होकर मेरी हिफाजत करेगा। चलिए, तो चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद इरफान जी। इस पूरी बातचीत में बहुत सारी बातें हैं। हाजी इरफान सोलंकी, उनके भाई, जो इनके 5 भाई हैं, इनमें से 4 के नाम हमने इन घटनाओं में जो लिए हैं, उन पे उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने घटनाओं से तो नकारा नहीं, अपने अपने वर्जन उन्होंने ज़रूर सुनाए हैं। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप सभी समझदार दर्शक हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।